साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग अब तक भारत का भूगोल पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो से विश्व का भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं। इस क्रम में पहले चैप्टर ब्रह्मांड का पहला टॉपिक आज देखेंगे, सामान्य अवधारणा। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कॉम्टे दी वफन द्वारा सन 1749 में किया गया था। कॉम्टे आप याद रखिएगा। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी 1754-55 ईस्वी में ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। कांट भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा इमैनुअल कांट याद रख सको तो बहुत अच्छी बात। जिसे 1796 ईस्वी में गणितज्ञ पियरे साइमन लाप्लास ने संशोधित किया। तो जो गणितज्ञ महोदय हैं लाप्लास, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सिद्धांत निहारिका परिकल्पना अर्थात नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। निहारिका परिकल्पना लाप्लास की। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो वर्गों, पहला है एक तारक या अद्वैतवादी सिद्धांत या संकल्पना, इसको कहते हैं मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट। दूसरा है द्वैतारक या द्वैतवादी संकल्पना, इसको कहते हैं डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट और बाइनरी हाइपोथेसिस। इनमें विभाजित किया गया। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कांट की वायव्य राशि कल्पना, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना क्या? कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस, वायव्य मतलब गैसियस, तथा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास अधिक प्रसिद्ध हुई थी। द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलेन तथा माल्टेन की ग्रहाणु परिकल्पना प्लैनेटेजिमल हाइपोथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। जेम्स जीन्स एवं सर हैरोल्ड जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना टाइडियल हाइपोथेसिस। एच.एन. रसेल तथा लिटिलटन का द्वैतारक परिकल्पना आदि प्रमुख। यहां तक तो थी परिकल्पनाएं। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत विस्तारवादी या महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर प्रश्न आते हैं बिग बैंग थ्योरी, इसको आप डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतियर ने वर्ष 1927 में किया था। 1927 और लेमेंतियर याद रखिएगा, जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल द्वारा बिग बैंग नाम दिया गया। बिग बैंग नाम किसने दिया, ये भी ध्यान रखिए। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने वर्ष 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। वह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से 13.7 या 13.8 वर्ष पूर्व केंद्रित था, तब अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसके पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए। यही पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सी के रूप में दृश्य हैं। ये बिग बैंग के बारे में बता रहे हैं। गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। अवलोकनीय ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 से 200 अरब गैलेक्सी हैं। अब आप इसकी विशालता को समझिएगा। 100 से 200 अरब गैलेक्सी हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। हालांकि यह संख्या अधिक भी हो सकती है। हमारी गैलेक्सी, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, उसे मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्धमेघला या मिल्की वे, सारे नाम आपको याद होना चाहिए। कभी कभी देवनागरी लिपि में लिख के दे देते हैं मिल्की वे, यहाँ तो रोमन लिपि में लिखा है मिल्की वे, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मंदाकिनी, आकाशगंगा, दुग्धमेघला और मिल्की वे चारों याद होने चाहिए। हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं।
हाँ, ये तो हमारी एक आकाशगंगा में इतने तारे हुए, और आकाशगंगाएं कितनी हैं आप देख ही रहे हो। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती हैं, यथा अंडाकार यानी कि इलेप्टिकल, सर्पिलाकार यानी स्पाइरल, हमारी मंदाकिनी स्पाइरल है, और अनियमित आकार यानी इर्रेगुलर। एंड्रोमीडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की बड़ी आकाशगंगा, यानी कि हमारी जो मंदाकिनी है उसके नजदीक की दूसरी गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमीडा, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष मतलब सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एंड्रोमीडा की डिस्टेंस हमारे यहाँ से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष, यानी कितनी दूर है आइडिया लगा लो। इसे मैसियर 31 भी कहा जाता है, इसे एंड्रोमीडा को। वर्ष 2005 में स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं एवं विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार अर्थात वेरिड स्पाइरल। तो हमें सर्पिलाकार ध्यान रखना है, स्पाइरल ध्यान रखना है। आकाशगंगा यानी हमारी मंदाकिनी जो उसका। तारों का निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम की संघटक निहारिकाओं से होता है। अच्छा, यदि आप इस चीज को नहीं समझ रहे हो तो जो नाभिकीय विखंडन और संलयन है, साइंस में अक्सर पढ़ा जाता है, उसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा, तभी अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ क्या कह रहे हैं। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल के बादलों का गोले के आकार में संगठन, गति, उच्च ताप, संलयन, अभिक्रिया एक तारे के निर्माण के कारक है। तारे के निर्माण के कारक में क्या क्या आ गया देखो। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम प्रारंभिक अवस्था प्रोटोस्टार का निर्माण होता है, तत्पश्चात तारा विकास की मुख्य अवस्था में प्रवेश करता है। तारे का निर्माण आप सीधे सीधे समझ लो हमारे सूर्य का निर्माण, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। पहली अवस्था है प्रोटोस्टार, फिर है विकास की मुख्य अवस्था। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 9 या 10 मिलियन वर्ष तक रहता है। तो 9 या 10 बिलियन वर्ष देखो कितना लंबा समय है, यानी सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 9 या 10 बिलियन वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तारे का हाइड्रोजन ईंधन विनष्ट होने लगता है, यानी उसमें जो हाइड्रोजन था वो समाप्त होने लग जाएगा और वह मृत्यु की ओर अग्रसर होता है, अर्थात उसका सारा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। तारा जितना बड़ा होता जाएगा जीवन अवधि उतनी कम होती जाएगी। सूर्य से 100 गुना या अधिक बड़े तारे जिसकी सतह का तापमान 30,000 केल्विन से अधिक हो की अवधि सिर्फ कुछ मिलियन वर्ष ही होती है। विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है, वह ठंडा होता है और उसकी चमक कम हो जाती है। इस स्थिति को रक्त दानव या सुपर रक्त दानव कहते हैं। इसके पश्चात हीलियम कार्बन में और कार्बन अन्य भारी पदार्थों, हीलियम कार्बन में बदला, कार्बन अन्य भारी पदार्थों में जैसे लोहा आदि में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। तो सुपरनोवा विस्फोट क्या है ये ध्यान रखिए। रक्त दानव या सुपर रक्त दानव अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं कृष्ण बामन यानी ब्लैक ड्रॉफ, न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर अर्थात ब्लैक होल में से कोई एक प्राप्त करता है, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहले नंबर पर दिया इन्होंने सूर्य सदृश छोटे तारे यानी सूर्य के समान छोटे तारे। रक्त दानव अवस्था के पश्चात नोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष सौर्यिक द्रव्यमान के 1.44 गुने की सीमा के अंदर होगा तो तारा श्वेत वामन बनेगा। यहाँ इनके कहने का मतलब यह है कि रक्त दानव अवस्था के बाद नोवा विस्फोट हुआ और नोवा विस्फोट के बाद जो द्रव्यमान अवशेष होगा वो सोलर मास के अगर 1.44 गुने की सीमा के अंदर होगा
तो तारा श्वेत बामन यानी व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, अन्यथा व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनेगा। अंत में ये कृष्ण बामन यानी ब्लैक ड्वार्फ में परिणत हो जाता है। 1.44 सौर द्रव्यमान को ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चंद्रशेखर सीमा 1.44 सोलर मास। तो चंद्रशेखर सीमा को ध्यान रखिएगा, अक्सर प्रश्न आते हैं। दूसरा नंबर है मध्यम आकार के तारे। सुपर रक्त दानव अवस्था के पश्चात सुपरनोवा विस्फोट के बाद अवशेष 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहने वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार अथवा पल्सर के रूप में परिवर्तित हो जाने की संभावना रखते हैं। तो जिसका अवशेष द्रव्यमान जो है वो 1.44 सोलर मास से लेके 3 सोलर मास के आसपास होगा, वो न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर बनेगा। तीसरे नंबर पर इन्होंने दिया बड़े आकार के तारे। इनमें क्या है, सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले तारे कृष्ण विवर या ब्लैक होल में परिवर्तित होते हैं। यहां ये कह रहे हैं उसके लिए जिनका जो अवशेष द्रव्यमान है वो 3 सोलर मास से ज्यादा है, उनकी बात कर। भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1931 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत बामन बनते हैं और उसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो चंद्रशेखर, जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की और वो है क्या, 1.44 सोलर मास। ध्यान रहे कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बसता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने आकार तक के तारे में विस्फोट के पश्चात लगभग 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है और इससे बड़े तारों का अवशेष 1.44 सौरिक द्रव्यमान से अधिक होता है। इन्हीं तारों के ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। तो कौन से तारे की ब्लैक होल बनने की संभावना होगी, जो सूर्य से लगभग 8 गुना बड़ा हो। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहां तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई वस्तु भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती, चाहे वो प्रकाश ही क्यों ना हो। ब्लैक होल में इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि वो अपने पास से गुजरने वाले प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है। चंद्रशेखर ने जनवरी 1935 में लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक बैठक में अपना मौलिक शोध पत्र प्रस्तुत किया और बताया कि सफेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते। भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 1983 का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर एस चंद्रशेखर एवं डब्ल्यू.ए. फाउलर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, भौतिकी का नोबेल डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, याद रखिएगा। सुपरनोवा के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, अतः सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। सूर्य हमारी गैलेक्सी अर्थात आकाशगंगा के तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है, अर्थात हमारी जो आकाशगंगा है उसमें जितने तारे हैं वो सभी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 केपीसी या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष, लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा लगभग 720,000 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो आप ये याद रखो, जो सूर्य है 720,000 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चल रहा है और इस गति से इसको
हमारी जो दुग्ध मेखला या आकाशगंगा है उसके केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। और इस दौरान ये दूरी कितनी चलता है? लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूरी तय करता है। तो आप आइडिया लगा लो कितनी बड़ी है हमारी आकाशगंगा, कितने सारे तारे हैं इसमें, और ऐसी कितनी आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में, कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा। पूर्व में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने वर्ष 1985 में गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 27,700 प्रकाश वर्ष दूर माना था। परिक्रमा की ये अवधि ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाती है। कॉस्मिक ईयर क्या है, ध्यान रखो, क्या माना इन्होंने? 27,700 प्रकाश वर्ष। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूर्णन करता है और हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब दिशा में ही घूर्णन करती है, जो लगभग 25 दिन विषुवत रेखीय भाग से 36 पृथ्वी दिवसों में पूर्ण करता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109.2 गुना बड़ा है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना बड़ा है? लगभग 109 गुना। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य कितना बड़ा है? 13 लाख गुना। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 गुणा 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है और कितनी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। 3 लाख को इन्होंने 3 गुणा 10⁵ लिखा है। जब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है तो एक साल में कितना जाएगा? जितनी दूरी आएगी वो दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाएगी। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में दूरियों का विवरण विभिन्न इकाइयों में इस प्रकार है। प्रकाश वर्ष बराबर मीटर में 9.461 इंटू 10⁻15। किलोमीटर में निकालेंगे तो घात 3 कम कर दी, 12 आ गई। एग्जैक्ट किलोमीटर में ये रहा। मिलीमीटर में घात 18 है। अच्छा, खगोलीय इकाई में नाप रहे हैं तो 6.3242 गुणा 10⁴। मील में नापेंगे तो 5.878 गुणा 10⁻12। चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। यानी इनके सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, सिर्फ न्यूट्रॉन बचे, इसलिए न्यूट्रॉन अवस्था हुई। क्वासर एक अर्धतारकीय रेडियो स्रोत है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। आकाश में दिखने वाले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं तथा जिन्हें एक नाम प्रदान किया जाता है, तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाते हैं। तारामंडल या नक्षत्र क्या है वो इन्होंने बताया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं। सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सप्तऋषि तारामंडल और ध्रुव तारा। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह। तारकीय जन्मस्थली है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, क्योंकि हमारी पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य है, उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। विटलग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 1836 ईस्वी में सर जॉन हर्शेल ने इसकी बदलती चमक को देखा। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला यह प्रथम चित्र था। तारे उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं तथा खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होती है और ये क्षितिज पर पूर्व एवं पश्चिम के बिंदुओं से
अंतर्रोध करती है। खगोलीय ध्रुवों के अंशों की संख्या क्षितिज की विषुवत रेखा के अक्षांशों के बराबर होती है। अतः यदि कोई प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो निश्चित ही वह विषुवत रेखा पर है। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। आगे इन्होंने एक टेबल दी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये टेबल। यहाँ टेबल में बहुत सारा डेटा दिया है और तुलनात्मक अध्ययन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा। मैं कुछ चीजें इसमें दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, इधर हमारे सारे ग्रह दे रखे हैं। सबसे पहले अगर हम द्रव्यमान के बारे में देखें तो द्रव्यमान इन्होंने दिया है 10⁻24 kg के गुणांक में। तो सबसे कम द्रव्यमान किसका है? 0.30, यानी बुध का सबसे कम द्रव्यमान है। सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है? 1898, यानी बृहस्पति का सबसे ज्यादा द्रव्यमान है। नेक्स्ट व्यास किलोमीटर में। अब इस टेबल को आप देखो, व्यास सबसे कम किसका दिख रहा है? बुध का। और सबसे ज्यादा व्यास मुझे दिख रहा 142,984, यानी बृहस्पति का व्यास सबसे ज्यादा है। घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। घनत्व के मामले में अगर देखो, सबसे कम कहाँ दिखा? 687, यानी शनि का घनत्व सबसे कम है। और सबसे ज्यादा घनत्व 5514, यानी पृथ्वी का सबसे ज्यादा घनत्व है पृथ्वी का। गुरुत्वाकर्षण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण 23.1 बृहस्पति का। सबसे कम गुरुत्वाकर्षण 3.7 बुध और मंगल का। घूर्णन अवधि घंटों में, यानी कितनी देर में पूरा ग्रह घूम जाता है। हमारी पृथ्वी का घूर्णन समय 23.9, यानी 24 घंटे। और सबसे ज्यादा देखो दे रखा है 1407.6 बुध का, यानी बुध सबसे स्लो मोशन में घूम रहा है। और सबसे कम समय इस मामले में लग रहा है बृहस्पति का, यानी बृहस्पति सबसे ज्यादा स्पीड में घूम रहा है। अब यहां एक चीज देखो, शुक्र माइनस, अरुण माइनस। ये माइनस क्यों है? क्योंकि शुक्र और अरुण विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, वैसे ही अन्य ग्रह भी पश्चिम से पूरब घूमते हैं, सिवाय शुक्र और अरुण के। अर्थात शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम को घूमते हैं, इसीलिए यहां माइनस चिन्ह दिया है दोनों में। अब अगर स्लो मोशन देखो तो जो घूर्णन अवधि है वो बुध से ज्यादा शुक्र में है, यानी शुक्र सबसे स्लो घूम रहा है। लेकिन उल्टा दिन की अवधि, जो सबसे ज्यादा समय ले रहा है वहां सबसे ज्यादा दिन, तो बुध में देखो सबसे ज्यादा दिन है। और सबसे छोटा दिन, यानी जो सबसे फास्ट दौड़ रहा है, वो बृहस्पति। सूर्य से दूरी 10⁶ किलोमीटर। तो जो सबसे नजदीक है सूर्य के वो कौन सा है? बुध। और सबसे दूर कौन सा है? वरुण। आगे इन्होंने उपसौर और अपसौर स्थिति दी है। क्यों? क्योंकि जो ये ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो पूर्ण रूप से वृत्ताकार कक्षाएं नहीं होती, वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। तो दीर्घ वृत्ताकार में कभी वो सूर्य के सबसे नजदीक होगा, कभी सूर्य से सबसे दूर होगा। तो जब सबसे नजदीक होगा सूर्य के, उस समय होगा उपसौर स्थिति। और जब सूर्य से सबसे अधिक दूर होगा तो अपसौर की स्थिति। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, तो उपसौर स्थिति में भी यही होगा, अपसौर में भी यही होगा। और सबसे दूर वरुण है, तो उपसौर अपसौर में यही होंगे। अब एक चीज देखो, जो सूर्य से दूरी है वो लगभग औसत दूरी है उपसौर और अपसौर की। क्यों? उपसौर जब सबसे नजदीक हुआ सूर्य के, अपसौर जब सबसे दूर हुआ सूर्य के। और हमने जो सूर्य दूरी ली वो एक औसत ले ली। नेक्स्ट है कक्षीय अवधि। कक्षीय अवधि हमारी पृथ्वी 365 दिन लगा रही है। अब ये कक्षा में कितने समय में चक्कर लगा रहा है? तो जो ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, वो सबसे पहले चक्कर लगा देगा। जो सबसे दूर है वो सबसे बाद में चक्कर लगाएगा। तापमान, हमारी पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री और शुक्र का 464। बाकी आगे बढ़ेंगे तो माइनस में, -200। बहुत कम टेम्परेचर है वरुण की।
उपग्रह बुध का कोई नहीं है, शुक्र का कोई नहीं है, पृथ्वी का एक, मंगल के दो। यहां तक तो प्रश्न आपको एक एक याद रखने हैं कि बुध शुक्र का कोई नहीं है, पृथ्वी का एक, मंगल के दो। पृथ्वी का चंद्रमा है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए शनि के 274 सबसे ज्यादा। वलय, नॉर्मली हम जानते हैं शनि के वलय रिंग्स, लेकिन शनि के अलावा देखो बृहस्पति में भी है, अरुण में भी है, वरुण में भी है। इन चार में वलय नहीं है, इन चार में वलय है। इन चार को कहते हैं ठोस ग्रह और इन चार को कहते हैं गैसीय ग्रह। इनको कहते हैं इनर्ट प्लानेट, इनको कहते हैं आउटर प्लानेट, क्योंकि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी पाई जाती है क्षुद्र ग्रह की। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। दूसरा, गैस वाले ग्रह और ठोस वाले ग्रह, ये प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। बाकी हो सकता है इस टेबल में कुछ चीजें मेरे से छूट रही हूं, मुझे जितना इंपॉर्टेंट लगा मैंने समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत मतलब बिग बैंग, ये किससे था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन बी, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने वर्ष 1927 में किया था, जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड हॉयल ने बिग बैंग नाम दिया। नेक्स्ट प्रश्न 2, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग किसकी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ऑप्शन सी। प्रश्न 3, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, वैगनर ने, याद रखिएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वैगनर द्वारा विकसित किया गया था। वैगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया क्या है? पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेशिया और गोंडवानालैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवानालैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए जो आज महाद्वीप के रूप में हैं। तो इनके अनुसार पृथ्वी पर बहुत पहले मात्र एक स्थल पिंड था, बाकी सारा समुद्र था। अब जो स्थल पिंड एक था उसका नाम इन्होंने दिया पैंजिया। पैंजिया दो पार्टों में टूटा, उनके नाम रख दिए गए लॉरेशिया और गोंडवानालैंड। सामान्यतः उत्तर वाले को लॉरेशिया बोला, दक्षिण वाले को गोंडवानालैंड। दक्षिणी गोलार्ध में जो महाद्वीप हैं वो गोंडवानालैंड के हिस्से हो गए और उत्तरी गोलार्ध में जो महाद्वीपों के हिस्से हैं वो लॉरेशिया के हिस्से हो गए। तो ये थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, इसको इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोला। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 4, आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है, ये किस आकार की है? स्पाइरल यानी सर्पिलाकार गैलेक्सी। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती है। खगोलविद गैलेक्सी को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं, अंडाकार यानी इलेप्टिकल, सर्पिलाकार यानी स्पाइरल, इसके बाद अनियमित आकार यानी इर्रेगुलर। 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं एवं विभ्रम की विपरीत इस बात के साक्ष्य पेश किए कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार यानी वैड स्पाइरल है। ध्यान रखिएगा भाई, दंड सज्जित सर्पिलाकार आकाशगंगा। नेक्स्ट प्रश्न 5, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसकी परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 22.5 से 25 करोड़ था, ऑप्शन में है 22.5 कहीं नहीं है, 25 है, यानी ऑप्शन सी। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 केपीसी या 25.896 अर्थात 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी लगभग 720,000 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ लगभग 23 करोड़ वर्ष लगते हैं। यानी एग्जैक्ट आंसर अगर इसका पूछा जाए तो 23 लगाया जा सकता है। परिक्रमा की ये अवधि ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न 6, तारे का रंग सूचक है। किसी तारे का रंग देखकर क्या आइडिया लगता है? उसके तापमान का। ऑप्शन डी,
तो ये टेबल जो नीचे दी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तारों का रंग उनके ताप का सूचक होता है। विभिन्न रंग के तारों का ताप निम्न प्रकार है। नीले रंग का अगर कोई तारा है उसका ताप सर्वाधिक होगा। ये प्रश्न ऐसा का ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि किस रंग के तारे का तापमान सर्वाधिक है, तो नीले रंग के तारे का तापमान कितना है, 50,000 से लेकर 28,000 केल्विन तक हो सकता है। उसके बाद नीला श्वेत 28,000 से 10,000, श्वेत यानी सफेद तारा 10,000 से 7,500 केल्विन तक, श्वेत पीत यानी सफेद पीला 7,500 से 6,000 केल्विन, पीला यानी पीत 6,000 से 4,900 केल्विन, नारंगी 4,900 से 3,500, और लाल ताला जो लाल रंग का तारा है उसका तापमान 3,500 से 2,000 केल्विन के आसपास। अब ये एग्जैक्ट मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप विबग्योर से इसकी तुलना कर सकते हो। जो हमारे इंद्रधनुष के रंग हैं यानी श्वेत प्रकाश के रंग, उनसे थोड़ा तुलना कर सकते हो। लास्ट में हमारा ग्योर आता है, विबग्योर में तो पीला नारंगी लाल। मैं खाली एक थोड़ा सा अनुमान रखने के लिए बता रहा हूँ, बाकी यहाँ कलर अलग हैं, उसके कलर अलग होते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा तापमान नीले रंग के तारे का, तो नीला रंग का तारा अगर कोई है उसका तापमान सबसे ज़्यादा होगा। प्रश्न 7, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। 1.44 किसने दिया था, चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उन्हीं के नाम पर है चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन ए। भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1931 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी। बाकी डिटेल आप इसका पढ़ लीजिएगा, काफी बड़ा है ये, पॉज करके देख लीजिएगा। प्रश्न 8, श्याम विवर होता है, व्हाइट ड्वार्फ जो मरणासन्न तारा है वही तो हुआ, सिमट गया तारा। ऑप्शन डी। प्रश्न 9, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है। ओजोन क्षेत्र, इंद्रधनुष, धूमकेतु, नहीं, ब्लैक होल यानी कृष्ण विवर। ऑप्शन बी। प्रश्न 10, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ब्लैक होल थ्योरी किसने दी। 1.44 सीमा किसने दी थी, उन्होंने तो बताया, व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया, इसकी जानी और इसकी जानकारी सर्वप्रथम दी थी। प्रश्न 11, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी, एस चंद्रशेखर। ऑप्शन सी। प्रश्न 12, कथन कारण, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। सही बात। कारण, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। यानी ब्लैक होल के आसपास जो प्रकाश आता है वो ग्रेविटी के कारण उसे अपने अंदर खींच लेता है, प्रकाश लौट के नहीं जाता, इसलिए इसको दूरबीन द्वारा नहीं देखा जा सकता। यानी ए आर दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। डिटेल यहां दिया है, पॉज करके पढ़ लो। प्रश्न 13, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है उसकी ग्रेविटी, किसमें दिया है, ग्रेविटी तो नहीं दिया है इसमें, तो घनत्व लगा दो, ऑप्शन सी, बहुत उच्च घनत्व। प्रश्न 14, सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या था, तारा हमारा नोवा और सुपरनोवा स्टेज में जाता है कब, मरणासन्न स्थिति में। सुपरनोवा क्या, एक मृतप्राय तारा। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, अतः सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। प्रश्न 15, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। बीपीएससी ने पूछा है भाई क्वेश्चन 2000 में, कितने थे, 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण मास्टर, क्वासर। कृष्ण विवर तो था लेकिन कृष्ण मास्टर नहीं है। कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं है, बल्कि कृष्ण विवर या ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। बाकी डिटेल और दे रखा है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 17, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता, पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल, क्वासर।
पल्सर, ब्लैक होल, क्वासर पाए जाते हैं। ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता। ब्रिटल स्टार ये समुद्री जीव से संबंधित कुछ है। आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 18, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? तारामंडल। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह तारामंडल। अब तारामंडल ऑप्शन में नहीं है तो तारामंडल को क्या कहते हैं? नक्षत्र। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं तथा जिन्हें एक नाम प्रदान किया जाता है, तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाते हैं। प्रश्न 19, हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है, वो कौन सा था? बीटलग्यूस। ऑप्शन सी, बीटलग्यूस ओरियन तारा समूह का सबसे चमकीले तारों में से एक है। यह पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। 1836 में सर जॉन हॉर्सेल ने इसकी बदलती चमक को देखा। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला यह प्रथम चित्र था। प्रश्न 20, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच एक अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। आकाश स्याह काला का है। बिल्कुल, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते नहीं हैं। बिल्कुल, जब वहां वायुमंडल ही नहीं है तो तारे टिमटिमाएंगे नहीं। अंतरिक्ष यान के बाहर ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक नहीं। अंतरिक्ष में तापमान कम है। 1 और 2, ऑप्शन बी। अब डिटेल यहां दिया है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 21, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई। तारों के मध्य प्रकाश वर्ष क्या करता है? ध्यान। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न 22, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। इस चीज को आप रट लीजिएगा। प्रकाश वर्ष बहुत पूछा जाता है, साइंस में भी, जीएस में भी, ज्योग्राफी में भी। नॉर्मली लोग ये समझते हैं प्रकाश मतलब ये लाइट से संबंधित है, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है वास्तव में वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष काय का मात्रक है? दूरी का। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। प्रश्न 23, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा कहाँ? होगा विषुवत रेखा पर। ऑप्शन ए। डिटेल इतना लंबा चौड़ा दिया है भाई, पॉज करके पढ़ लो। छोटा होता तो मैं समझा देता। प्रश्न 24, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूरब में, ये चीज ध्यान रखो, जहां वो खड़ा है वहां से पूरब में उसका गांव है, 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। अब वो बंदा अंधेरी रात में रेगिस्तान में मौजूद है, आसमान साफ है, उसको ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है, तो वो अपने यहाँ से ध्रुव तारा को किस डायरेक्शन में रखे कि वो ये पहचान कर ले कि उत्तर दिशा ये है और मुझे पूरब में जाना है, उस हिसाब से निकल जाएगा। तो इस काम के लिए उसे ये करना पड़ेगा कि ध्रुव तारा को अपने बाईं ओर सेट करना पड़ेगा, तब डायरेक्शन सेट करके वो चलेगा, यानी कि वो पूरब दिशा में चलेगा। ऑप्शन सी, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है, अतः पूर्व की ओर जाने के लिए ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलना होगा। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में ही क्यों चमकता है? ये आप बताइए। प्रश्न 25, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, कौन सा पढ़ा था? सप्तऋषि। ऑप्शन ए। सप्तऋषि में 7 तारे होते हैं जो एक क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। अब यहाँ 1 2 3 4 तारे होते हैं, 5 6 और 7 इस तरह से, और ये जो 2 तारे हैं इनका डायरेक्शन ध्रुव तारे से मैच करता है। प्रश्न 26, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सिस्नुलर, वाइट। MBGB KB सुने हैं?
तो इसमें जो बी है वो वाइट है, यानी ये कंप्यूटर से संबंधित है। वाइट कंप्यूटर प्रणालियों में 8 द्विधारी अंकों वाली इकाई होती है। द्विधारी अंकों मतलब बाइनरी डिजिट वाला। अधिकांश कंप्यूटर में इसका प्रयोग अक्षरों, संख्याओं और प्रतीक चिन्हों को प्रदर्शित करने में किया जाता है। शेष सभी का संबंध अंतरिक्ष से है। प्रश्न 27, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? ये सब है ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध से संबंधित। प्रश्न में दिए गए शब्द ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध के संदर्भ में समाचारों में आते हैं। इवेंट होराइजन क्या है? यह एक ऐसी सीमा है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है। इस सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है। यानी कि ब्लैक होल के चारों ओर की बाउंड्री है इवेंट होराइजन। इसके बाहर जो चीजें हैं उनका प्रेक्षण संभव है, लेकिन इसके अंदर जो है उसका प्रेक्षण संभव नहीं है। सिंगुलरिटी, ये अंतरिक्ष काल में एक ऐसा स्थल है जहां किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। स्ट्रिंग थियरी, इसमें सभी पदार्थों एवं बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा से सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। स्टैंडर्ड मॉडल, कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 विद्युत चुंबकीय, दुर्बल और प्रबल की व्याख्या की जाती है तथा सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। अब आप एक चीज यहां से याद रखो कि मूल बल कितने हैं? 4। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन एक समय का प्राकृतिक इकाई नहीं? समय की प्राकृतिक इकाई कौन सी नहीं है? आप देखोगे उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास, मानक समय, दिवस अर्थात दिन। अब आप ध्यान करो, मानक समय हर देश के लिए अलग अलग है। जब हर देश के लिए अलग अलग है तो नेचुरल कहां से हुआ? मैनमेड हुआ ना। मानक समय किसी देश का आधिकारिक प्रमाणिक समय होता है जो किसी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब देशांतर रेखाएं क्या है? काल्पनिक रेखाएं क्यों है? मैनमेड है, यानी कृत्रिम हुई। कम देशांतरीय विस्तार वाले देशों में सामान्यतः एक प्रमाणिक यानी कि मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है, जबकि अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों में एक से अधिक मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा प्रमाणिक समय रेखा है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।